नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। धान खरीदी को लेकर जारी घमासान के बीच केंद्र सरकार ने एफसीआई को छत्तीसगढ़ सरकार से चावल लेने की अनुमति दे दी है, लेकिन केंद्र ने छत्तीसगढ़ से केवल 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की ही अनुमति दी है, जबकि इसी साल केंद्र ने छत्तीसगढ़ का कोटा बढ़ाते हुए 40 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सैद्धांतिक सहमति दी थी। हालांकि अनुमति मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर विचार किया। उम्मीद है कि पूर्व में दिए गए आश्वासन के अनुरूप भविष्य में और भी चावल लेने की स्वीकृति दी जाएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही धान खरीदी मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के बाद फोन पर चर्चा की थी। इसके बाद केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में भी जानकारी ली थी। और अब जब लगातार इस पूरे मामले पर कांग्रेस से भी रणनीति बनाई, दिल्ली कूच करने का किसान संगठनों का भी पूरा प्लान तैयार हो गया। उससे पहले ये केंद्र सरकार से खबर आई कि 24 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन एफसीआई में किया जा सकता है, जिसकी अनुमति छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार ने दी है। लेकिन लक्ष्य सरकार का है 90 लाख मीट्रिक टन का। लगभग आधा लक्ष्य पूरा हो चुका है। 1 महीने और भी बचे हैं धान खरीदी के। 24 लाख मीट्रिक टन एफसीआई में जाता है तो धान खरीदी केंद्रों में संग्रहण की क्षमता बढ़ेगी, जाम की स्थिति कम होगी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि जानबूझकर जाम दिखाना चाहती है, लेकिन आंकड़ों से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार के संसाधनों के अनुरूप धान खरीदी का लक्ष्य 90 लाख मीट्रिक टन है, लेकिन उठाव नहीं होगा तो खरीदी कैसे होगी, ये सवाल लगातार सरकार भी उठाती आ रही है। और बीजेपी पर भी ठीकरा फोड़ती आई कि वो केंद्र सरकार से क्यों नहीं कहते, जो सत्ता में बैठी है उनसे अनुरोध क्यों नहीं करते कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जल्द से जल्द अनुमति दी जाए। केंद्र और राज्य के बीच टकराव के मामले में सियासत भी खूब हुई। इस बीच बोनस का भी मुद्दा छाया रहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात की तो ये खबरें निकल कर आई कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पूछा कि क्या आप किसानों को बोनस दे रहे हैं। तब मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया, मीडिया में स्पष्ट किया कि जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना है जो केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को दी जा रही है 6,000 रुपए, उसी तरीके की एक योजना प्रति एकड़ के हिसाब से न्याय योजना के जरिए किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। धान खरीदी समर्थन मूल्य जो केंद्र की तरफ से तय किया गया है उतने में ही की जा रही है, लेकिन किसानों को इनपुट फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, इसलिए ये न्याय योजना शुरू की गई है। दोनों बातों को जोड़ने का आरोप उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह पर लगाया और कहा कि भ्रम की स्थिति बीजेपी पैदा कर रही है। हम बोनस नहीं दे रहे, हम किसानों को सहायता दे रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार अपनी सम्मान निधि के तहत देती है, वैसे ही हम न्याय योजना के तहत दे रहे हैं। इस बीच ये भी बातें सामने आने लगी है कि चावल के स्टॉक की भी पड़ताल केंद्र सरकार की तरफ से की जा सकती है छत्तीसगढ़ में। सीएम भूपेश बघेल आज और कल 2 दिन के कोरबा दौरे पर रहेंगे। तो कोरबा दौरे पर 2 दिन के लिए रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। सभा स्थल का निरीक्षण कर कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा ले लिया है। सीएम आज दोपहर 12:45 बजे महोरा गांव के गौठान का निरीक्षण कर आजीविका संवर्धन अंतर्गत संचालित गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री गौठान में आर्थिक गतिविधियों में शामिल स्व सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से 1:30 बजे कोरबा एससीएल हेलीपैड में उतरेंगे। यहां से घंटाघर ओपन थिएटर पहुंचकर विभिन्न कार्यों का शिलान्यास कर आम सभा को संबोधित करेंगे। आम सभा के बाद सतरेंगा स्थित पर्यटन स्थल जाकर विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल इससे पहले सीएसईबी गेस्ट हाउस में अलग अलग संगठन प्रमुखों, समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों, युवा प्रतिनिधिमंडल और अधिकारियों से भेंट और चर्चा करेंगे। अगले दिन 5 जनवरी को
पाली तानाखार के पोलमी गांव पहुंचकर विधायक मोहित राम किरकेट्टा की स्वर्गीय माता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज बलौदाबाजार में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगी। वहीं सह प्रभारी नितिन नवीन मुंगेली में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसके पहले प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन ने 3 बैठकें ली। पुरंदेश्वरी ने साफ किया कि उनके दौरे का मकसद संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और तीनों महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी, किरण देव और नारायण चंदेल के साथ बैठक कर संगठन की उन्होंने समीक्षा की। इसके बाद जिले और संभाग के प्रभारियों के साथ बैठक हुई। उन्होंने मोर्चा, प्रकोष्ठ और जिलों की अधूरी कार्यकारिणी की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए निचले स्तर तक मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी ने प्रकोष्ठों के नवनियुक्त संयोजकों के साथ भी चर्चा की। बैठक में बीजेपी नेताओं ने साफ किया कि वो धान खरीदी के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं छत्तीसगढ़ की, जिस पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। स्टार, छत्तीसगढ़ की अहम खबरें जिन पर आज दिन भर क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि केंद्र ने एफसीआई से अनुमति दे दी है जो छत्तीसगढ़ में चावल का उपार्जन होना है उसके लिए। हालांकि उसमें कटौती की गई है। केंद्र ने 40 लाख मीट्रिक टन का शुरू में बात हुई थी, लेकिन अभी जो बात हुई 24 लाख मीट्रिक टन के चावल की उठाव की अनुमति एफसीआई को दी है। मतलब उतना चावल छत्तीसगढ़ सरकार एफसीआई में जमा कर सकता है। हालांकि ये जिस हिसाब से सरकार ने अपना प्रोक्योरमेंट बढ़ाया है, 90 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था और काफ़ी ज़्यादा खरीदी भी हो चुकी है, उस लिहाज से राज्य सरकार के मुताबिक ये मात्रा काफ़ी कम है। और इसके पीछे जो गतिरोध हुआ है, दरअसल जो डिफरेंस की बात है, चाहे वो राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से जो पैसा दिया जा रहा है उसको लेकर ये गतिरोध उठा है। केंद्र सरकार का कहना है कि वो अब धान पे अतिरिक्त बोनस के रूप में दिया जा रहा है, जिससे इनडायरेक्ट रूप से। वहीं सरकार का कहना है कि ये अलग सी योजना है जो किसानों के हित के लिए जैसे केंद्र ने चलाती है उसी तरीके। बहरहाल इस दो सरकार के टकराव के बीच में राहत भरी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल के उपार्जन की अनुमति एफसीआई को दे दी गई है। दूसरी बड़ी, जहां तक पॉलिटिकल मूवमेंट्स की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरबा जिले के दौरे पर रहेंगे और वहां पर करोड़ों रुपए की सौगात आम जनता को देंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जो छत्तीसगढ़ दौरे पर आई हुई है, वो आज बलौदाबाजार जिले पे जाएंगे। वहीं उनके सह प्रभारी जो नितिन नवीन है उनका मुंगेली दौरा रहेगा। तो ये 2-3 चीज़ें, जब पॉलिटिकल मूवमेंट की बात करें तो लगातार इस पर भी नज़र बनाई रखी जाएगी और कोई ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अलग अलग जिलों के दौरे करते हुए लोगों को नई नई सौगातें दे रहे हैं और विकास कार्यों की बातें वो सामने रखते जा रहे हैं जनता के बीच में। शुक्रिया आपका स्टार। तो जनता के बीच मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है और लगातार छत्तीसगढ़ में जो धान को लेकर सियासत चल रही थी अब वो शायद थमने का नाम ले। बहरहाल दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 40वां दिन है। आज किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की अहम बैठक भी होने जा रही है। आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होगी, जिसमें मुख्य एजेंडा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, तीनों कृषि कानून और एमएसपी का। बता दें कि कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। किसानों ने चेतावनी दी है कि सरकार आज उनकी मांगों पर उचित फैसला नहीं लेगी तो उसके बाद की परिस्थितियों के लिए वही जिम्मेदार होगी। बातचीत का नतीजा न निकलने पर किसान 6 जनवरी से 20 जनवरी तक देश में जागृति अभियान चलाएंगे, जिसमें किसानों के पक्ष में धरना प्रदर्शन, मार्च किए जाएंगे। 6 जनवरी को देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाने की तैयारी भी है। 13 जनवरी को कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर लोहड़ी का त्योहार मनाएंगे। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भी पूरे देश में आजाद हिंद किसान दिवस मनाया जाएगा। आंदोलन के अगले चरण में एनडीए के चुने हुए प्रतिनिधियों का भी घेराव किया जाएगा। बता दें कि पिछली बैठक में 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी। अब किसानों की सिर्फ 2 मांगे हैं। पहले तीनों कृषि कानून रद्द हों और दूसरी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिले। 23 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन करने की बात किसानों ने कही है। आंदोलन के अगले चरण में घेराव होगा, प्रदर्शन होंगे। 2 मुद्दों पर सहमति पिछली बैठक बनी थी। अब उम्मीद है कि बाकी के जो बचे 2 मुद्दे हैं उन पर आज की बैठक में क्या कोई आम राय बन पाती है या सहमति बन पाती है। 40 दिन से लगातार किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं।
बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, लगातार अपनी मांगों पर किसान अड़े हुए हैं। बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान देश की पहली डेस्टिनेशन कैबिनेट आयोजित करेंगे। कैबिनेट की ये बैठक 5 जनवरी को होगी। इसमें मंत्रियों को नए साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए मंथन करने को कहा जाएगा। डेस्टिनेशन की सूचना सीएम शिवराज गूगल लोकेशन के जरिए मंत्रियों को भेजेंगे। डेस्टिनेशन कैबिनेट के लिए भोपाल के आसपास किसी लोकल पर्यटन स्थान को चुना जाएगा। इससे पहले भोपाल से बाहर कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। हालांकि मंत्रियों को पहली बार इस तरह बुलाकर कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि मध्य प्रदेश में हर कीमत पर अमन चैन कायम रहना जरूरी है। यदि कोई गड़बड़ करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री की चेतावनी पिछले दिनों नीमच, उज्जैन और मंदसौर में हुई घटनाओं के संबंध में आई है। सीएम ने कहा कि माफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान में ढिलाई न हो। माफियाओं को संरक्षण देने वाले अफसर भी संभल जाए। सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ कानून लेकर आएगी। सरकार प्रदेश में ऐसी घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से उसकी वसूली की जाएगी। उन्होंने कलेक्टर, कमिश्नर कॉन्फ्रेंस को लेकर कहा कि हर महीने कार्य की समीक्षा की जाएगी। जो अच्छा काम करेगा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, जो लापरवाही करेगा उसे दंडित किया जाएगा। कोरोना के स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी जताया। पत्थरबाजी करने वाले पत्थरबाज ये समाज के दुश्मन है। कोई भी हो, भय और आतंक का माहौल पैदा होता है, भगदड़ मचती है, अव्यवस्थाएं होती है। मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून का राज। इस तरह के अपराधी साधारण अपराधी नहीं है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तो मामूली सी कार्रवाई होती थी, अब हम कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानून ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये बात कही है कि हम पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो देश में कश्मीर की घाटी पर जो पत्थर फेंकते थे उनको कुचला भारत की सेना और नरेंद्र मोदी जी ने, और मध्य प्रदेश के पत्थरबाजों को कुचलने का काम अब मध्य प्रदेश के शिवराज जी की सरकार और शिवराज जी करेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक आज पदभार संभालेंगे। कल उन्हें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई थी। समारोह में सीएम शिवराज, सांसद वीडी शर्मा समेत कई मंत्री और अफसर मौजूद रहे। ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस मोहम्मद रफीक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी। उसके बाद राष्ट्रपति और प्रधान न्यायाधीश की मुहर लगने के साथ ही भारत शासन के विधि और न्याय मंत्रालय ने नवीन पदस्थापना के संबंध में विधिवत अधिसूचना जारी कर दी। मोहम्मद रफीक राजस्थान के शेखावटी के चूरू जिले के रहने वाले हैं। प्रतिष्ठित कायम खानी परिवार में 25 मई 1960 को जन्मे रफीक ने एलएलबी के बाद 1984 में राजस्थान हाईकोर्ट से वकालत की शुरुआत की थी। इसके बाद एक से अधिक बार अतिरिक्त महाधिवक्ता पद भी संभाला। 15 मई 2006 को उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। मैं मोहम्मद रफीक, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश में 2 और विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। सीएम शिवराज की टीम में 2 मंत्री शामिल किए गए हैं। कैबिनेट में अब 4 पद खाली बचे हैं। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। दोनों मंत्रियों के शपथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस राजभवन में मौजूद रहे। तुलसी सिलावट को जल संसाधन और गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन और राजस्व विभाग मिलना लगभग तय है। शिवराज सरकार सत्ता में आने के बाद सिलावट और राजपूत को यही विभाग सौंपे गए थे। एक बार फिर उन्हीं विभाग की जिम्मेदारी इन्हें मिलेगी। वहीं दूसरी ओर सागर जिले के सुर्खी से विधायक गोविंद सिंह राजपूत को शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। उनके आवास पर पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। बिलहरा, जयसीनगर और राहतगढ़ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी। मंत्रिमंडल का विस्तार एक स्वाभाविक रूप से
लग भी रहा था कि इसमें देर हो गई, जल्दी हो जाना था। जब दूरी को बनाना था तो पहले ही बना देते। इतने दिन इंतजार करने का औचित्य समझ में नहीं आया। मध्य प्रदेश राजभवन में सियासत के 3 दिग्गजों के बीच हंसी ठिठोली और खुशनुमा प्रतिक्रिया देखने को मिली। यहां प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने माना कि सीएम शिवराज खतरनाक मूड में हैं। उन्होंने कहा कि आजकल टाइगर खतरनाक मूड में है। इस पर सीएम शिवराज ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सब आपसे ही सीखा है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिवराज जी आपका ये मूड अच्छा है। एक ही बात सीखी है। होगा एक ही बात सीखी है। छत्तीसगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर में पदस्थ डीएसपी की कोरोना से मौत हो गई है। डीएसपी सुनील शर्मा पुलिस मुख्यालय रायपुर में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के फिंगरप्रिंट विंग में पदस्थ थे। कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उनका इलाज रायपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन 4 दिन पहले उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही डीएसपी सुनील शर्मा की मौत हो गई। 55 साल के सुनील शर्मा बिलासपुर के रहने वाले थे। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ पुलिस में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों की कोरोना से मौत की खबर आई थी। डीसीजीआई से कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने सुखद समाचार बताया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि टीकाकरण के पहले चरण के लिए प्रदेश तैयार है। कोरोना की वैक्सीन आते ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। रायपुर एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन नागरकर ने कहा कि जिन वैक्सीन की अनुमति मिली है उनको मल्टीपल ट्रायल के बाद ही अनुमति मिली है। इधर मेकाहारा के कोविड आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर ओपी सुंदरानी बता रहे हैं कि भारत के इन वैक्सीन को विदेशी वैक्सीन की तुलना में स्टोर करना ज्यादा आसान है। दोनों वैक्सीन को मंजूरी के बाद व्यापक टीकाकरण अभियान का रास्ता साफ हो गया। 1100 टीकाकरण के लिए वैक्सीन के लिए केंद्र छत्तीसगढ़ में करीब चिन्हांकित हुए हैं सभी जिलों में, और इनमें एक दिन में 100 वैक्सीन लगने की क्षमता उनकी तैयारी रखी गई है। अलग अलग पृथक 3 कमरों में जहां पहले आएंगे वैक्सीन जिनको लगना है, जिनका नाम पहले से ही चिन्हांकित रहेगा। आज किसको लगना है ये भागदौड़ नहीं होगी कि मैं पहले आ जाऊं तो मेरे को लग जाए, वो नाम पहले से ही तय होंगे। जैसा कि ट्रायल में और जो है अभी तक की रिसर्च में सामने आया है, आपका 1 साल तक ये वैक्सीन जो है इसकी इम्यूनिटीज़ जो है वो आपका 70% तक 70 to 95% तक इसका अभी पेपरों में से पता चला है। जो फॉरेन वैक्सीन है उनके लिए टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तो शायद हम अपने रूरल एरियाज में उसको ले जाने में सक्षम नहीं हो पाते। इसमें हम आसानी से करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिलेगा, रूरल पॉपुलेशन भी कवर होगा, और जितना डेटा अभी है उसमें कहीं पर भी ऐसा जान जोखिम में डालने वाला एडवर्स इफेक्ट्स कहीं पर भी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल को छोड़कर प्रदेश के सभी कोविड-19 सेंटर को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भोपाल को छोड़कर किसी भी कोविड-19 केयर सेंटर के लिए बजट जारी नहीं किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन सेंटर्स को दोबारा चालू किया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। कोविड सेंटर बंद करने के सरकार के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा, तो वहीं सीएम शिवराज ने कमलनाथ के ट्वीट का पलटवार किया। कमलनाथ जी का काम ट्वीट करना रह गया है बस। क्या वो ये चाहते हैं कोविड सेंटर हमेशा ही खुले रहें? कोविड पे पूरी तरह से नियंत्रण है। पेशेंट्स की संख्या पॉजिटिव काफ़ी कम हुई है। कोरोना पॉजिटिव होते हैं उनके इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है, बाकी होम आइसोलेशन की भी व्यवस्था है। कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर खोल देंगे, लेकिन केवल खोलने के लिए खोलना इसका कोई औचित्य नहीं। यूपी के गाजियाबाद में रविवार को शमशान की छत गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई। अब तक 19 लोगों की पहचान हो सकी है। 15 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत गिरने का कारण बारिश बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही सीएम योगी ने मंडल आयुक्त मेरठ और एडीजी मेरठ जोन को घटना के मामले में रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं।
इस घटना पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवेदना व्यक्त की। शमशान की छत गिरने से यह हादसा हुआ। एक 64 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए लोग पहुंचे थे। बारिश होने लगी तो शेड के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हुए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये शेड खुद ही जर्जर हो चुकी है और कभी भी गिर सकती है। सवाल ये खड़ा होता है कि शमशान घाट में जो व्यवस्थाएं रहती हैं उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। इस शेड के गिरने से 23 लोगों की जान चली गई। इंदौर में मोटिवेशन शो युवा कुंभ का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। स्वामी विवेकानंद के विचारों की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान और रेसलर द ग्रेट खली रहे। इस दौरान खली ने कहा कि मैं बहुत दिन से आकाश विजयवर्गीय से मिलना चाहता था, मैं उनका फैन हूँ। कार्तिकेय चौहान से पहले भी एक बार भोपाल में मिल चुका हूँ। खली ने आकाश के बल्ले कांड का भी जिक्र करते हुए कहा कि मैंने टीवी पर देखा था, आकाश बहुत चौके छक्के मारते हैं, मैं तो पहलवान हूँ, आर पार की लड़ाई जानता हूँ। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने कहा कि बॉर्डर पर हमारे युवा देश की रक्षा कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, देश पर जब भी संकट आया है युवाओं ने जिम्मेदारी निभाई है। कोरोना में जो युवा डिप्रेशन में आए हैं वो स्वामी विवेकानंद को जरूर पढ़ें। उन्होंने कहा कि पावर किसी पद में नहीं, पावर व्यक्ति में होता है। मुझे पद की लालसा नहीं, सेवा का मौका मिला तो जरूर करूँगा। सारे जितने युवा के लोग हैं यहाँ पर, मैं आपको बोलता हूँ, आपको प्राउड होना चाहिए अपने लीडर पे, अपने लीडर पे प्राउड होना चाहिए आप लोगों को कि जो पूरे समर्पित है मध्य प्रदेश के समाज के लिए। भगवान कृष्ण जब कंस का उन्होंने वध किया और धर्म की स्थापना करी तो वही युवा था। पांडवों ने जब कौरवों का वध करके धर्म की स्थापना करी तो वही युवा था। स्वामी विवेकानंद यहाँ कहते थे कि तुम केवल ढाई हाथ के अपारनाथ के पुत्र नहीं हो, अनंत शक्तियों का भंडार, परमात्मा का अंश, अमर आनंद के भागी हो और दुनिया में कोई ऐसा काम करे जो तुम ना कर पाओ, वे युवा। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने मैनपाट स्थित वन विभाग के विश्राम गृह में जिला अधिकारियों की मैनपाट महोत्सव के संदर्भ में बैठक ली। यहां उन्होंने इस बार मैनपाट महोत्सव की 3 दिवसीय आयोजन के लिए संभावित तिथि 12 से 14 फरवरी तक की निर्धारित करते हुए व्यवस्थित और गृहमय आयोजन के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट के नाम के अनुरूप महोत्सव के सफल आयोजन के लिए सभी विभाग के अधिकारी कोरोना काल के निर्देशों का अनुपालन करते हुए उत्कृष्ट कार्य करें। मंत्री भगत ने बताया कि मैनपाट महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हो सकते हैं। उनके गरिमा के अनुरूप आयोजन के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें और आयोजन की रूपरेखा तैयार करें। यहां पर्यटकों के खाने की व्यवस्था, वाहन पार्किंग, कार्यक्रम देखने की समुचित व्यवस्था हो और सभी पर्यटन स्थल की साफ सफाई, पहुंच मार्ग का निर्माण, बैठने के लिए सीमेंट एंड चेयर, शेड, पेयजल की व्यवस्था करें। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमर बानी हमर गोठ श्रवण के साथ।